को मेन थिंग हम सिखाते हैं कि कंप्यूटेशनल एंड एल्गोरिदमिक थिंकिंग, जो रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे मैथमेटिकली मॉडल करना है और मैथमेटिकली मॉडल किए हुए प्रॉब्लम्स को कैसे एल्गोरिदम में कन्वर्ट करना है। तो वो मॉडल रिवाइज करना भी बहुत आवश्यक है पेरेंट्स को। दे हैव टू बी अपडेटेड। एआई के एज में क्या चेंज हो रहा है, दे हैव टू एनालाइज। वो टाइम और एफर्ट चाहिए। एक ब्लाइंड दौड़ है जो चल रही है 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को नीट के लिए, आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया। इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? इंडियन एजुकेशन सिस्टम, डू यू थिंक कि हमने अपने ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया? पेरेंट्स को अगर बच्चों में वो इंटरनल बैलेंस लाना है तो एज अ पेरेंट वो कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो उनको करनी होगी? बहुत सारे लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं वर्क के लिए, देन सडनली दे फेल्ट कि क्यों ये इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। वी हैव आवर एआई, वी हैव आवर दिस थिंग, सो आप लोग सब जाओ अपने घर। आई थिंक 2-3 दिन पहले मैं पढ़ी कि नेपाल में जो ओपन बॉर्डर है अभी थोड़ा दे आर ट्राइंग टू, सो एक कंट्री अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने को सोच रहा है। दो ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हैं, फिर भी ये लोकलाइजेशन भी हो रहा है। और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, हर एक चीज़ में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज होगा, इंटरनेट में भी एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज होगा। आपके गुरुकुलम में एक रेगुलर डे बच्चों के लिए क्या रहता है? अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर डे की बात करें, कैसे सुबह कितने बजे स्टार्ट होता है, क्या होता है? अभी दिनचर्या बोलते हैं इसको। तो दिनचर्या शायद 4:30-5 बजे शुरू हो जाता है। फिर वो अपना शुद्धिकरण होता है, फिर थोड़ा योग अभ्यास होता है और ध्यान होता है, फिर मॉर्निंग पूजा होता है, तो संध्या वंदन होता है जी। फिर गो पूजा होता है, गणपति पूजा होता है, फिर गो सेवा होता है। तो सुबह ही वो गो सेवा में लगते हैं। उसके बाद उनका रेगुलर क्लास काले प्रसादम बोलते हैं। काले प्रसादम माने ब्रेकफास्ट। काले तमिल में काले माने मॉर्निंग। तो मॉर्निंग प्रसाद होता है। उसमें वो हम श्री अन्न, मिलेट्स इंक्लूड करते हैं। इट्स वेरी हेल्दी फूड। इट्स ऑल ट्रेडिशनल इंडियन फूड। उसके बाद उनका 9:30 लगभग उनको देयर क्लासेस स्टार्ट। सो क्लासेस का 45 मिनट टाइम टेबल नहीं होता, वहाँ थोड़ा एडवांस्ड होता है। 1.5 to 3 hours वैसे टाइम टेबल होता है। तो 3 स्लॉट्स होते हैं, तो हर एक स्लॉट में सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 2 स्लॉट या 1 स्लॉट मॉर्निंग फोरनून सेशन में होता है। देन कम्स दी लंच। लंच के समय वो भगवद गीता, पुरुषोत्तम योग बोलते हैं, उसका चैंटिंग होता है। उसके बाद लंच होता है। उसके बाद आफ्टरनून सेशन होता है। आफ्टरनून सेशन के एक सेशन के बाद योग निद्रा होता है। क्योंकि वो सुबह उठ जाते हैं तो योग निद्रा होता है। योग निद्रा के बाद कितने ड्यूरेशन का होता है योग निद्रा? जनरली हाफ एन आवर, आधे घंटे का होता है। वी हैव गाइड एंड इंस्ट्रक्शंस, तो ऑडियो प्ले करके वो योग निद्रा करते हैं। नहीं तो अगर वो बच्चे और कुछ कर रहे हैं तो भी जब चाहिए वो ऑडियो प्ले करके अपने आप को कर लेंगे। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम होता है। वहाँ पे वो बहुत रेजिमेंटेड अप्रोच नहीं है कि ये डॉट 6 बज गया तो सब लोगों को ऐसे ही डॉट टाइम टेबल, स्कूल के टाइम टेबल की तरह नहीं चलता। 6 से 6:05 तक सब इकट्ठा हो गए तो भी ठीक है। देयर विल बी सम थिंग्स वेयर टाइम बहुत सैक्रोसैंक्ट है। देयर विल बी, बच्चे ही हैं, बच्चों को इतना रेजिमेंट देंगे ना, दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर देम। तो वी हैव अ ब्रॉडर टाइमलाइन। सो इट इज़ नॉट लाइक स्कूल टाइम टेबल में ये 12:30 को बज गया तो एवरीबडी गोज फॉर लंच ओनली फ्रॉम 12:30 to 1:30 या 12 to 1, ऐसा नहीं है। सपोज मॉर्निंग दे हैव हैड अ ब्रेकफास्ट, उसके बाद थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी किया तो वो जल्दी उनको
भूख लगेगी तो उस दिन शायद 12 बजे ही लंच सर्व करें या 11 बजे ही लंच। हाँ, सो इट्स अ वेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बेस्ड अप्रोच, क्योंकि बच्चे जो सीनियर बच्चे हैं देखते हैं कि छोटे बच्चे बहुत आज फिजिकल एक्टिविटी के हैं तो उनको भूख लगेगा, दे जस्ट कम्युनिकेट विद द वॉलंटियर्स हु आर कुकिंग, तो वो जल्दी लंच वो उस दिन एक घर की तरह होता है। हाँ, एग्जैक्टली लाइक अ होम, इट्स एन एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन होता है। So they feel comfortable. Comfortable. Love is the basis, not the regiment, not the structure. Yeah. Then evening ko they have some parayan. Then they have khel. क्रीड़ा, कृषि, both they have. And evening गुरु पूजा और भजन्स, elaborate भजन्स, उसमें नृत्य भी होता है, भजन्स के लिए वो नाच भी सकते हैं, whatever. और इंस्ट्रूमेंट्स भी होता प्ले करते हैं, तो अपने आप वो इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक सब सीख लेते हैं बिकॉज ऑफ पीयर लर्निंग. फिर अग्नि क्रिया होता है. उसके बाद स्वाध्याय होता है, अपने आप सेल्फ स्टडी. डिनर, उसको मालई प्रसादम बोलते हैं, प्रसाद होता है. उसके बाद स्वाध्याय का टाइम होता है. और जो सीनियर बच्चे हैं वो स्वाध्याय करते हैं. जब नए आए हैं तो उनको दे फॉल asleep वेरी इजीली, अर्ली. तो वो लोग अगेन आई टोल्ड यू इट्स नॉट अ रेजिमेंटेड अप्रोच कि वो स्वाध्याय टाइम में सबको एक लाइन में बैठ के पढ़ना है, ऐसा नहीं. किसी को उस दिन नींद आ गई तो वो जाके. बट टेक्नोलॉजी में एक्सपोजर रहता है उनको. 300 days of no gadgets actually. No gadgets, मगर हाई टेक होता है. So when we give them like I showed you some of the apps that our children have developed. Yes. So उनको मेन थिंग हम सिखाते हैं कि कंप्यूटेशनल एंड एल्गोरिथमिक थिंकिंग. सो वास्तविक जो रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे मैथमेटिकली मॉडल करना है और मैथमेटिकली मॉडल किए हुए प्रॉब्लम्स को कैसे एल्गोरिथम में कन्वर्ट करना है, ये पाथवे वो जानते हैं. और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा है, व्हाटएवर इट इज, उसको दे कैन यूज एंड देन जस्ट दे कैन राइट कोड फॉर दैट. दे हैव एक्सेस टू कंप्यूटर्स. या जस्ट 1 or 2 कंप्यूटर्स वी हैव व्हिच दे हैव एक्सेस, मगर वो एनेबल करना वो दृष्टि है. इसी को कंप्यूटेशनल थिंकिंग बोलते हैं. सिंस वी अंडरस्टैंड द पेडागोजिकल प्रोसेसेस, वो मॉडलिंग ही सब कुछ है. करेक्ट. उसके बाद डिवाइस दें तो वो एक्सपर्ट बन जाते हैं. करेक्ट. इतना ही है. अभी बहुत लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर का एक्सेस ही बहुत कुछ है. नहीं, और कंप्यूटेशनल थिंकिंग ही सब कुछ है. बिकॉज अगर वो फ्यूचर में इफ यू टेक things like International Collegiate Programming Contest, ICPC, which is the world's biggest programming contest for students. तो उसमें पहले आपको कंप्यूटर नहीं चाहिए, मैथमेटिकली और कंप्यूटेशनली वो फिगर आउट करना है. द कंप्यूटिंग पार्ट कम्स लास्ट एक्चुअली. अगर वो आपको पैटर्न दिखा गया तो यू जस्ट हैव टू राइट द कोड क्विकली एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम. सो दैट इज द पार्ट विच इज क्रूशियल. Just by giving a computer and learning Python language, you won't be able to solve problems. You need to think along these algorithms. So real world complex problems are given to them to solve. So then they figure out which pattern का problem है और कौन से फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं. There are like very advanced mathematical concepts like Trairashika, which is ratios and proportions. वो सब very very high. Up to calculus they learn through the Bharatiya Ganit itself. Yeah. आजकल के टाइम पे अगर हम आए, पेरेंट्स आर गेटिंग वेरी वेरी एंग्शियस अबाउट द करियर्स ऑफ किड्स, वेदर इट इज़ नीट, IIT, एवरीथिंग. बट एक ब्लाइंड दौड़ है जो चल रही है. और वीव सीन कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को UPSC एडवांस फाउंडेशन कोर्स में डाला जा रहा है. 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को नीट के लिए, IIT के लिए प्रिपेयर किया. तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? अभी देखें तो एवरीबडी वर्क्स एज पर देयर द हाईएस्ट आइडिया ऑफ क्या सही है जी, हाईएस्ट आइडिया ऑफ वेलबीइंग. तो बहुत पेरेंट्स ऐसे मानते हैं कि मुझे ये सब नहीं मिला, इसीलिए मेरे बच्चे को ये सब मिलना है. उनका हाईएस्ट आइडिया ही वो प्रोजेक्ट करते हैं. तो हाईएस्ट आइडिया क्या है? अगर सेफ करियर होना है तो UPSC चाहिए. अगर सेफ लाइफ होना है तो IIT चाहिए या नीट चाहिए. मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग बिकम द टॉप मोस्ट प्रोफेशंस. राइट. ये गलत नहीं है, बिकॉज दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विथ रिस्पेक्ट टू द जॉब मार्केट. मगर AI के एज में वो इट्स चेंजिंग वेरी रैपिडली.
तो वो मॉडल रिवाइज करना भी बहुत आवश्यक है पेरेंट्स को. दे हैव टू बी अपडेटेड. एआई के एज में क्या चेंज हो रहा है, दे हैव टू एनालाइज. वो टाइम और एफर्ट चाहिए. देन दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वो हाईएस्ट आइडिया ऑफ व्हाट इज मेंट बाय अ गुड लाइफ, वो रीडिफाइन होगा. एंड व्हाट आई हैव सीन कि हम लोग जब आईआईटी में पढ़ाते हैं, वो ही इज़ एन एडजंक्ट प्रोफेसर, टिल लास्ट सेमेस्टर ही वाज टीचिंग एट आईआईटी दिल्ली. तो हम लोग पूछेंगे स्टूडेंट्स को कौन यहाँ पे बिना कोचिंग आए हैं, तो कोई भी नहीं आया. तो सब लोग कोचिंग जाते हैं, उसके कारण उनको स्पीड, पैटर्न रिकग्निशन, उसके माध्यम से वो प्रॉब्लम सब सॉल्व कर सकते हैं. तो इनहेरेंटली वी डोंट टॉक अगेंस्ट सच मेथडोलॉजी ऑफ नीट और वॉट एवर इट इज. इट कैन बी देयर इन द सोसाइटी, इट इज सर्विंग सब पर्पस. बट वेयर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम इज जब बच्चा अगर वो रेडी नहीं है या स्ट्रेस महसूस कर रहा है, वो उसको ब्लाइंड आई टर्न करके उसके ऊपर दबाव डालना कि नहीं यही आपको हाँ, यू हैव टू क्लियर दिस. देन इट रियली causes a lot of difficulty for the child. They grow up with a very, very low self-esteem and self-worth. So that is what parents should be cautious about. They have to observe the child. How is he going through he or she is going through the coaching process. Agar there are so many children who are they easily imbibe that. But there are students who genuinely find it difficult. There will be red flags. So usko observe karke parents ko they have to revise what they want their child to do. पंचकोशा एजुकेशन. Exactly. पंचकोशा is and practically भी देखा जाए तो what do parents want अभी IIT या NEET बोलने से that represents a certain quality. अभी के वर्ल्ड में that quality is accessible in your home. ऑनलाइन एजुकेशन सभी जगह फैल गया है. यू हैव टॉप डिग्रीज फ्रॉम IITs एंड IIMs का घर बैठे बैठे शिक्षा मिल. Even today there was a IIM announcement of a bachelor's in management degree from IIM Srirampura, one of those IIMs. IIM Bangalore has a online BBA degree. IIT Madras has a BS in data science and management systems, data science and AI. Also some kind of a space space or something like that. Aeronautics वो भी आ रहा है. So that does not require JEE. That requires a specific type of an entrance exam which largely students will be able to clear. They have to do some prep of course. तो वो घर में ही बैठ के वो पढ़ सकते हैं. And they can go for internships. They can go also such communities हैं जहाँ वो जाके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं. तो सोशल लाइफ भी बढ़ जाता है. और फ्यू क्रेडिट्स वो इन पर्सन में भी जाके खत्म कर सकते हैं. तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑप्शंस. ये पेरेंट्स को ये ऑप्शंस के बारे में वो अवेयरनेस बिल्ड करना है. सिर्फ एक ही लाइन पे नहीं सोचना है. बट अगर वो बच्चा एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी, genuinely it has to be noticed and some course correction has to it should not be ignored. बहुत दबाव नहीं डालना है. हेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रधान है, कैसे भी उसको इग्नोर नहीं करना है. क्योंकि ऑलरेडी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं. राइट. क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा है. इसीलिए वेल मीनिंग एकेडमिशियंस, सब जो थॉट लीडर्स हैं सोसाइटी में, ऐसे थिंग्स आर ब्रॉट आउट लाइक ऑनलाइन एजुकेशन. UGC का बहुत सारा प्रोग्राम्स एंड रिकमेंडेशंस हैं. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे प्रोग्राम्स ले आ रहे हैं. और अभी भी एलॉन मस्क, एंथ्रोपिक के CEO सभी लोग बोल रहे हैं कि इतना आप फोकस नहीं करने की जरूरत नहीं. हायर एजुकेशन, लॉट ऑफ गुड कंपनीज हैव ऑलरेडी done away with the degrees. बिल्कुल. गूगल का वर्कफोर्स देखें, Zoho University, they have an entrance exam. They enable the computer science pathway. They are not looking कितना 12th में कितना मार्क है वो सब. Now the world has really progressed. We should utilize that progress. We should revise our ideas and progress along with the world. फिर अच्छा है. Life is beautiful. Nobody needs to be depressed. Right. Indian education system, जो आजकल Indian knowledge system rather, which is now gaining momentum. तो ऑफ लेटली ये कैसे अब इतना ज़्यादा चर्चा में आ रहा है? डू यू थिंक कि हमने अपने ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया काफ़ी हद तक, इसलिए अब ये
हाईलाइट हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये यू नो व्हाट हैज हैपेंड इज दिस हैज नॉट बीन अभी क्रेडिट जहां देना है वहां देना चाहिए जी। अपने देश में जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, इट्स वेरी एडवांस्ड बिकॉज ऑलरेडी हम पहले जैसे बता रहे थे शिप बिल्डिंग है, यहाँ दिल्ली का आयरन पिलर है फॉर एग्जांपल, वो ट्रेडिशनल मेथड से ही बनाया है ना, दैट इज लाइक हाइट्स ऑफ मटेरियल साइंसेस और मेटलर्जी। तो वैसे डेवलपमेंट्स हैं जो अभी तो नमूना है, मगर इट हैज टू बी लिंक्ड विद अ नॉलेज सिस्टम। नहीं तो वो सिर्फ प्रैक्टिस में होंगे मगर वो प्रिंसिपल्स विजिबल नहीं होंगे। साइंस को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स। तो वो प्रिंसिपल्स ले आना ही नॉलेज सिस्टम का काम है। इसीलिए जब बोलते हैं अभी आयुर्वेद ऑलरेडी है, योग ऑलरेडी है, मगर इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्यों रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंस है देखा जाए, वो अभी फॉर एग्जांपल कुछ घर में कुछ खांसी हो जाए तो सभी खाड़ा पीते हैं। अभी खाड़ा इज अ होम रेमेडी, राइट, मगर इट इज लिंक्ड टू अ लार्जर नॉलेज सिस्टम। like वात पित्त कफ whatever. इट इज नॉट आइसोलेटेड। वो नॉलेज सिस्टम का प्रेजेंटेशन ही नहीं है तो वो सिर्फ होम रेमेडी रहेगा और ग्रेजुअली वो होम रेमेडी का अप्रिसिएशन भी चला जाएगा। तो फॉर वेलबीइंग ऑफ पीपल ये एवरी नॉलेज सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। वो नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है क्योंकि इट्स वैलिड नॉलेज सिस्टम एंड विच कैन बी वेरी यूजफुल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ द फ्यूचर। राइट, करंट प्रॉब्लम्स का भी मॉडलिंग अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल द मॉडलिंग ऑफ अ डिजीज प्रोसेस, अभी सिद्धा हेल्थ सिस्टम बोल के तमिलनाडु में है, उसको नोई मेहम बोलते हैं। मेहम माने मेघ, क्लाउड। वो क्लाउड कैसे फॉर्म होता है? सभी जगह से एवापोरेशन होता है। एक नल को बंद करने से वो क्लाउड नहीं रुकेगा नहीं, है ना। वैसे अपने डिजीज प्रोसेस का मॉडलिंग है, नोई माने डिजीज, डिजीज प्रोसेस का मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स बताया गया है, मल्टीफैक्टोरियल है, ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग प्रोसेस है। नाउ इफ यू सी मॉडर्न रियलिटी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ही प्रधान है। कम्युनिकेबल डिजीजेस ज्यादातर वी हैव अ हैंडल ओवर इट, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस वो सब हैंडल कर सकते हैं। मगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस देखा जाए वो सब लाइफस्टाइल से जुड़ा है और लाइफस्टाइल कैसा रहना है कि वो डिजीजेस ना आए। राइट, ऐसा मॉडलिंग किसी के मन में क्लियर नहीं है। अभी बायोलॉजी एजुकेशन में ऐसा मॉडलिंग नहीं है, वाइल सिद्धा आयुर्वेदा में वैसा मॉडलिंग है। तो इसीलिए एडवांस्ड थॉट प्रोसेस विच आर वेरी रेलेवेंट अभी के लाइफस्टाइल के लिए, अभी के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत रेलेवेंस है ये नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा देना। क्योंकि उसमें अगर उसको और मॉडर्न नॉलेज को जोड़ने से इट बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ आवर रियलिटी। इनफैक्ट अभी वेरी रिसेंटली ऑनरेबल MEA जयशंकर जी ने आई थिंक UN में एक गणित का एग्जीबिशन स्टार्ट किया जहाँ पे एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स को शोकेस किया है। और वो क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर इफेक्टिव डिप्लोमेसी और रिलेशनशिप होना है तो प्लूरलिटी को रिस्पेक्ट करना है। एक ही गणित है ऐसा तो नहीं है, बहुत देयर शुड बी प्लूरलिटी। तो एक ही टाइप ऑफ मेडिकल सिस्टम ही वैलिड है ऐसा तो नहीं, देयर शुड बी अ प्लूरलिटी ऑफ सिस्टम्स of which Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Homeopathy, all of these are part of the plural health systems. ताकि well-being बढ़े। See, everyone wants well-being. ये versus वो conflict नहीं है। Human well-being चाहिए। The world should be a good place to live in. उसको अगर आगे बढ़ाना है तो प्लूरलिटी चाहिए, वो दृष्टि बढ़ना है। एंड इन एंशिएंट टाइम्स कौन सा नॉलेज सिस्टम बढ़ता था? जिसका पैटर्नेज था। द किंग्स विल पैटर्नाइज सर्टेन नॉलेज सिस्टम की आर्किटेक्चर, पोएट्री, एंड दैट विल ग्रो. Similarly, the political will has been very crucial in bringing this to the mainstream thought process. Right. Already there were Sanskrit scholars, already there were Ayurveda Vaidyas, but then thinking of to bring it under one umbrella, that Indian knowledge system, उस पे भी बहुत चर्चा ऑलरेडी हुआ है कि इसको इंडियन नॉलेज सिस्टम कहना है कि ये इंडिजिनस कहना है कि या क्या कहना है, उसको क्या नाम देना है, भारतीय ज्ञान परंपरा है कि प्रणाली है कि already lot of charcha happened and they have arrived at this nomenclature which is now throughout the country. But even now every day we have resistance when you look at popular print media.
इवन yesterday there was an article कि ये valid है कि नहीं, इंडियन नॉलेज सिस्टम लेके कोई फार्स रिसर्च कर रहे हैं ऐसा. That's not the point. The point is that it has to be revived because in certain countries, if you don't know about the history of that country, you are considered to be a security threat. But then in many parts of this, we have a huge vacuum in terms of we don't know our own history. We don't know our own discoveries. We end up thinking that some knowledge system which has come from outside is the most superior knowledge And I think system. this is more to do with the colonial mindset that Exactly. it still has, right? The hangover is still there. Right. For और example, वही एजुकेशन सिस्टम में भी ट्रांसफर हुआ है. ट्रांसफर when we ask people like what is the contribution of Indians to mathematics, so largely they'll say 0 is the contribution. Fine. But then if you look at the Roman Roman number system, आपको 2 नंबर को ऐड करना है Roman number, you won't be able to add 2 numbers. Let's say 15 plus 16. 15 का है XV plus XV I. Right? How will you कैसे add? ऐड करें? How will you add? V plus V तो कुछ नहीं है. X plus X nothing is there. But then when you convert it into the decimal place value system, 1 5 1 6 5 plus 6 11, then carry over 31. Only then you are able to add. So the decimal number system and the place value system itself वो contribution भारतीय contribution है. अभी तक जो computation कर रहे हैं उस पे ही निर्भर है. तो अभी कुछ नॉलेज सिस्टम रिवाइव करेंगे तो 1 डिकेड 2 डिकेड कितना भी लगेगा तो ये स्पेस तक जाने का देयर इज अ पॉसिबिलिटी. So that way we see that whatever the political will also has become a crucial part of enabling these scholars. Otherwise उनका वो दबाया हुआ था. It has now there is an enablement. जनरली ये ज्ञान कोश कैसे बढ़ता है रिसर्च अगर देखें तो इट डिपेंड्स ऑन फंडिंग. एंड फंडिंग जहाँ है वहीं पर पीएचडी स्कॉलर्स क्रिएट होते हैं एंड देन रिसर्च ग्रुप्स फॉर्मुलेट होते हैं. तो इफ इसका बढ़ावा नहीं दिया जाए तो फंडिंग विल नॉट फ्लो टुवर्ड्स दीज व्हिच आर वेरी वैलिड. तभी तो 1 या 2 डिकेड में whatever we have ignored can come to power and then we can start contributing. इसीलिए IKS बहुत important बनता है. इसीलिए larger industrialists, philanthropists को मिलके manuscript preservation, manuscript conservation and translation, इसके लिए funding it has to be pumped. Already they are doing. And just like people look at career options in Western sciences, अपने इंडियन साइंसेस में भी करियर ऑप्शंस ढूंढना पड़ेगा. उसके लिए बढ़ावा देना है. अदरवाइज नोबडी विल बी अवेयर दैट इसमें भी ओके there can be career options. तभी larger number of people when they start adopting, when they start utilizing these, high-end research output, high-end applications will start coming. In fact, if you look at it in a very lighter way, what is going to be one of the biggest businesses of the future आप देखेंगे तो ये एंटी एजिंग होगा. बहुत लोग उसी पे ही काम कर रहे हैं, whether ये cosmetics, longevity research and anti aging. तो अगर एनी पर्सन हमारे आयुर्वेद योग और सिद्धा में ट्रेंड है तो उसका नेचुरल दृष्टि ही एंटी एजिंग और लॉन्जिविटी पे है. तो इवन इफ यू ये स्किल्स आप ले लेंगे तो एक्चुअली इट्स अ $1 trillion फ्यूचर इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हैं. And you've given a good business idea to our viewers. Absolutely. अगर फ्यूचर की दृष्टि आपके बच्चों को अच्छा करियर सिक्योर करियर चाहिए तो आयुर्वेद योग सिद्ध अनिवार्य है. इट्स लाइक इससे हम लोग सनातन पे आते हैं बिकॉज सनातन इज द कोर टू ऑल दीज थिंग्स. तो सनातन का असली अर्थ आपके हिसाब से क्या है? इज इट रिलीजन, इज इट फिलॉसफी और इज इट वे ऑफ लाइफ? क्या है सनातन धर्म की बात करें? हाँ, इसीलिए सनातन धर्म बोलते हैं, सनातन संस्कृति भी बोलते हैं जी. अगर रिलीजन देखते हैं तो जनरली रिलीजन बोलने से फ्रॉम वेस्टर्न लेंस. वेस्ट क्यों बोलते हैं? जस्ट ये फिलॉसफी में हम और वो, दिस इज कॉल्ड द अदरिंग प्रॉब्लम. राइट. तो इसीलिए वेस्ट बोलते हैं. या अभी जैसे कि हम आईने पे देखते हैं तो अपने आप को अच्छा बेटर समझते हैं. वैसे ही दूसरे को देखने से हम क्या हैं वो डेफिनेशन आगे बढ़ पाता है. इसीलिए वेस्ट बोलते हैं. नहीं तो इट्स नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ फिलॉसफिकल कैटेगरी. तो वेस्टर्न अगर देखा जाए वहाँ रिलीजन का डेफिनेशन कैसे होता है?
एक के ऊपर निर्भर है. That means in a expressed manner, one person or one book वैसे होते हैं. Okay, so it is a expressed. माने कि व्यक्त जो है वो एक के ऊपर निर्भर है. हमारा दृष्टि अगर सनातन दृष्टि देखा जाए, अव्यक्त जो है वो एक पर ऊपर निर्भर है, उसको अद्वैत बोलते हैं. व्यक्त जो है, एक्सप्रेस्ड जो है, वो अनेक हैं. इसी को यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो दृष्टि को ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं. ट्रूथ इज वन, बट वाइज पीपल कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स और अप्रोच इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. ये तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है. व्यक्त एक, ये यहां अव्यक्त एक. दिस क्रिएट्स अ अपैरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हम कौन है. दिस कैन अकोमोडेट. अव्यक्त एक होने से व्यक्त जो है वो अनेक हो सकते हैं, मगर सभी में परस्पर भावनाएं जो हैं वो सुहृद भाव हो सकते. अभी प्रयागराज में कुंभ मेला के समय 10,000 आश्रम के ऊपर थे, सभी तरह के संप्रदाय थे, सभी अपने अपने गुणगान कर रहे हैं, अपने अपने परंपरा के, अपने अपने इष्ट देवताओं के. वैसे कोई किसी और के ऊपर ये गलत है कोई नहीं बोल रहा था, क्योंकि तत्व एक है मगर अनेक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि है. और ये दृष्टि से क्या हो जाता है, यू कैन सी दी कल्चरल एक्सप्रेशंस. कल्चर जो बोलते हैं संस्कृति, संस्कृति में इतना बढ़ावा सभी एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्रेशंस को दिया जाता है, क्योंकि तत्व जब दिख जाता है, देन यू कैन हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ट्रू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. इसीलिए आप देखते हैं आर्किटेक्चर हो, लैंग्वेज हो. लैंग्वेज देखें तो इतने सारे स्टेट्स हैं, इतना सारा लैंग्वेजेस है. जैसा यूरोप है वैसा हम एक कंट्री हैं. राइट. इतना सारा कल्चरल वेरिएशंस हैं, मगर तत्व से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं. इसको सनातन धर्म बोलते हैं, जहां तत्व एक है मगर एक्सप्रेशंस बहुत अनेक हैं, मगर फिर भी जुड़े हैं, क्योंकि दृष्टि इतना बलपूर्वक है. उसको सनातन धर्म बोलते हैं. तो वो वे ऑफ लाइफ भी हो गया, मगर तत्व की दृष्टि से भी हो गया. तो इट इज नॉट जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट जस्ट रिलीजन फ्रॉम अ एक्सप्रेस्ड एंगल, मगर एक्सप्रेशन भी हो गया. So there's no single path to reach there. There can be multiple paths, and every path is a justified path. Every path is valid. और सिर्फ क्या होता है कि अगर हम reduced वे से ये वे ऑफ लाइफ बोलेंगे ना, तो ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो कंफ्यूजन हो जाता है. क्योंकि वो जो प्रैक्टिसेस जो है विच इज़ वेरी कोर टू ऑल्सो द सनातन धर्म, क्योंकि उसी प्रैक्टिस से एक्सप्रेशंस मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, जनरली इफ यू से आई लव यू, ऐसे बोलेंगे तो जस्ट अ प्रिंसिपल, बट हाउ डू यू एक्चुअली, व्हाट इज द प्रैक्टिस? वी माइट गिव अ गिफ्ट, वी माइट बाई देम समथिंग or something like that. There is some way to express that feeling that we have. Then only it becomes a practiced aspect, right? Otherwise it is just a general philosophy. Nobody will know how to actually go about that. तो इसीलिए सिर्फ वे ऑफ लाइफ बोलेंगे तो एवरी कंट्री में तो कुछ ना कुछ वे ऑफ लाइफ, कुछ तो वे ऑफ लाइफ कैसे भी होगा. बट व्हाट इज द स्पेशलिटी की ये वो गॉड प्रिंसिपल जो बोलते हैं, वहाँ तक के पहुँचने के लिए क्या रास्ता है, वी हैव फिगर्ड दैट आउट. और उसके लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है. उसकी वैरायटी है, फिर भी स्पेसिफिसिटी भी है, उसके टेक्स्ट भी है, उनके आचार्य है, उनका कुल है, उनका एक ट्रांसमिट करने का तरीका भी है, मठ से है, ये अखाड़ा है. देयर इज सो मच वैरायटी, बट देयर इज अ पद्धति through which it can be transferred from one generation to another. तो सिस्टमैटिक भी है, ओपन आर्किटेक्चर है, नो डाउट अबाउट दैट, बट उसमें भी थोड़े फ्रेमवर्क्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन कैन अडॉप्ट इट. तो उससे वो क्लैरिटी मिल जाती है. बट हाउ इम्पोर्टेंट आर द प्रैक्टिसेस? बिकॉज एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि क्या प्रैक्टिसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या टू बी योर सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट. लाइक मैं एक पद्धति से
शिव पूजा करूं, या मैं एक पत्ती से कृष्ण की पूजा करूं, या मैं स्टिल बैठ के अपने अंदर ही परमात्मा को देखूं, तो वो भी एक्सेप्टेबल है? हाँ, अभी तत्व की जानकारी जिनको है उनके लिए सब कुछ एक ही है जी, समान दृष्टि है। इसको कैसे समझना है? अभी बचपन में जब बच्चे होते हैं या हम रोड क्रॉस करने के लिए ये पकड़ के ही क्रॉस करना है, तो ये प्रैक्टिस हो गया। फिर जब आगे बढ़ते हैं, अडल्टहुड या टीनेज या थोड़े आगे एज बढ़ जाता है, तो ये पकड़ते नहीं हैं, सीधा यहाँ वहाँ देख के चलो, वो इंस्ट्रक्शन मिलता है। और अडल्टहुड हो जाता है तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता। वैसे हर एक स्टेज ऑफ लाइफ होता है, इसको आश्रम बोलते हैं ना। ब्रह्मचर्य आश्रम में एक धर्म होता है, गृहस्थ आश्रम में एक धर्म होता है, तो वो इवॉल्विंग आइडियाज ऑफ धर्म भी एक्सेप्टेबल है। इंटरेस्टिंग। मगर इट इज नॉट दैट स्ट्रक्चर और गाइडेंस ही नहीं है, वैसा नहीं है। इट्स ओपन एंडेड, वैसा नहीं है। सब कुछ खुला है, वैसा नहीं है। So hence the role of guru becomes very important. हाँ, Exactly. गाइडेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए शास्त्रज्ञ, शास्त्र ज्ञान, ब्रह्मज्ञ, कुल वो आचार्य। ज्ञान। अगर आपको शास्त्र पढ़ने में डिफिकल्टी है तो हमारे घर के आचार्य होते हैं, उनसे पूछना है हमारे ये संशय है तो इसको कैसे रिजॉल्व करें। तो एंड that is दीज बिकम possible. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नहीं तो क्या होता है, फॉर अ पर्सन हु डज नॉट नो इट, उनको क्या करना है वो समझदारी नहीं है, उसके लिए तत्व बिकम्स अ बर्डन। Yeah. मैं ये करूं कि वो करूं, उनको हाथ पकड़ के चलो वो दिखाना है। उसके लिए प्रैक्टिसेस, एक इष्ट देवता बहुत आवश्यक है। योग संस्कार के लिए वो ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं। पहले पूजा से शुरू करते हैं। पूजा हो तो भक्ति, कर्म, क्रिया, मन, धारणा, सब कुछ ग्रेजुअली जुड़ता है। प्राणायाम भी लगता है। फिर ग्रेजुअली जब पूजा पाठ करते हैं, वो एक्सटर्नली जो है वो इंटरनलाइज होता है। मन जिस पर ध्यान देता है वही बन जाता है। अभी मन सब डिवाइसेस पर ध्यान दे रहा है, तो कंटेंट सब क्या वैसा जो खाते हैं वही हमारा हेल्थ बनता है। वैसे ही जो कुछ लेते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वही अपना मन बनता है। ये तो वही बात होगी, जैसे कि आप अपनी सोच का परिणाम है, बाय प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट। एग्जैक्टली। और उपासना के बहुत स्टेजेस भी होते हैं। उपासना में पहला स्टेज है जो विजुअली देखना है देवता या देवी को, इसीलिए उसका रूप देखते हैं। एक चित्र हो सकता है, नहीं तो विग्रह हो सकता है, व्हाटएवर इट इज। मंदिर जाते हैं, मंदिर नहीं तो जाते हैं, पूजा, इसमें अलंकार सब करते हैं और विजुअली देखते हैं। द सेकेंड स्टेज आता है श्रवण, जो हम मंत्र चैंट करके उसी मंत्र को सुनते हैं, उसके द्वारा हम भक्ति को डेवलप करते हैं। और तीसरा स्टेज है भावना, जो बिना मूर्ति के या श्रवण के अंदर ही वो जाग जाता है। हाँ, उदय हो जाता है। So this actually comes in stages. Yes. So if I say कि मैं कोई प्रैक्टिसेस ना मानूं, मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ, और मुझे सीधा वही भाव आने लग जाए भक्ति, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, पूर्व संस्कार हो सकता है। फिर तो ये मानना पड़ेगा कर्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो मानना पड़ेगा। तो वो किए हैं, कभी वो किए होंगे, वो प्रारब्ध में आ गया। हाँ, अपनी दृष्टि में नहीं है, मगर फिर तो शास्त्र को मानना पड़ेगा। वो सनातन शास्त्र हो गया, सनातन धर्म हो गया। एकदम लेमैन जिसका ध्यान भी नहीं लग रहा पूजा में, किसी चीज में, he or she has to start from beginning. हाँ, वो बिगिनिंग क्या है उसके लिए गाइडेंस चाहिए। हाँ, उनके उसी लिए कुल देवता है, अपने फैमिली के प्रैक्टिसेस होंगे। If they are completely disconnected from this, they can follow something that resonates and eventually come. अभी मॉडर्न इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के लिए क्या बन जाता है, इसको जहाँ भी जाते हैं ये फ्रेज सुनने को मिलता है, मैं स्पिरिचुअल हूँ मगर रिलीजियस नहीं हूँ। अमंग्स द इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, उसमें क्या देखना आवश्यक है कि वो क्या सोचते हैं। स्पिरिचुअल माने क्या है? तत्व का ज्ञान। करेक्ट। और रिलीजन माने क्या है? एक्सप्रेशन, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, एक्सप्रेशन।
अगर देखा जाए तो अभी हम सुबह उठना चाहते हैं तो वी डेवलप अ रिचुअल ऑफ सेटिंग एन अलार्म, फिर दूसरा कुछ रिचुअल फॉलो करते हैं, उसको स्नूज बटन बोलते हैं, वो अलग है। तो मगर ग्रेजुअली यू नो वी अलाइन आवरसेल्व्स विद द रिचुअल ऑफ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। उससे बेनिफिट तो है, तो बेनिफिट देख के हम वो रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं जो अब हमें वो तत्व की ओर लेके जाता है। तो वैसे देखना है, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन अलग अलग नहीं देखना है, वो सनातन धर्म नहीं है। अपने धर्म में स्पिरिचुअल अनएक्सप्रेस्ड अव्यक्त रिलीजन है, धर्म जो है एक्सप्रेस्ड स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में अपने धर्म के अनुसार देखें तो भेद नहीं होता। ये और जगह हो सकते हैं मगर अपने सनातन धर्म में भेद नहीं है। जैसे कि अभी हम नींद पा लेते हैं, सोते हैं, तब वो अव्यक्त हो गया और निर्गुण हो गया। हम उठते हैं तो सगुण हो गया, व्यक्त हो गया। इन दोनों में हम अंतर तो नहीं देखते, एक ही स्पेक्ट्रम देखते हैं। वैसे स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्सप्रेशन को एक ही स्पेक्ट्रम में देखते हैं। तब प्रैक्टिसेस हैव टू बी सीन इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। एंड हाउ इफ फॉर एग्जांपल यू आर क्रैकिंग एन एग्जाम, नहीं तो एक मैराथन रेस आप दौड़ने वाले हैं, तो उस हर एक का तो कुछ रिचुअल है, बिकॉज यू आर ट्रेन्ड फॉर दैट, ट्रेनिंग पद्धति है। जो कुछ भी करो तुम कल दौड़ो, कोई भी विन नहीं कर पाएगा। आई विल बी कंफ्यूज, कहाँ पे स्टार्ट करना है, कितना स्पीड में स्टार्ट करना है, कितना एनर्जी चाहिए फिनिश करने के लिए, मैं सही स्पीड पे जा रहा हूँ कि नहीं, वो सब आपको नहीं मालूम होगा। इसका आई थिंक द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज मेडिटेशन। Correct. Nowadays, you know, meditation has become glorified. Yeah. But आप meditative is a state. करेक्ट Right? करेक्ट। It's a state. तो आप अगर बेसिक्स नहीं है और आप बैठे तो आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। हाँ, ये काया स्थैर्यम नहीं होगा, बॉडी स्टिल नहीं होगा। ध्यान को बोलते हैं कि जैसे कि हम हनी को ऐसे डालेंगे, तेल को ऐसे डालेंगे तो कैसा कंटिन्यूअस आता है ना, पानी को डालेंगे तो बूंद बूंद आएंगे, अगर ऑयल को डालेंगे तो कंटिन्यूअस आता है। तो उसी तरह अवेयरनेस कंटिन्यूअसली जब फ्लो होता है उसको हम ध्यान बोलते हैं। नहीं तो बहुत लोगों को प्रॉपर इनिशिएशन गाइडेंस नहीं है तो डिप्रेशन भी होता है। मेडिटेशन के कारण डिप्रेशन भी बहुत सारे लोगों को वो अनुभव करते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट अनुभव करते हैं, क्योंकि वो समाधान आने जब बैठते हैं तो पूरा का पूरा कचरा आ जाता है। तो क्या दिखता है? ब्यूटी नहीं दिखता, आनंद नहीं दिखता, आनंद का अनुभव नहीं होता। तो क्यों है? क्योंकि वो रेजोल्यूशन का पद्धति नहीं है। तो ये ओपन एंडेड आर्किटेक्चर नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कैसे भी, हाँ यू नो आई एम इंस्पायर्ड, आई विल डू एनीथिंग। नहीं, वैसे नहीं होता। अब वैसे शुरू कर सकते हैं मगर आगे बढ़ना है तो व्हाट चैलेंजेस यू फेस उसको करेक्ट ढंग से उनको निवारण करना है तो उसका पद्धति चाहिए। एंड क्योंकि एक्सपोजर नहीं है, जो टेक्स्ट है उसका एक्सपोजर नहीं है, पीपल सोच रहे हैं कि ओपन एंडेड कैसे भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली सबके लिए मैनुअल है। कोई भी इक्विपमेंट को यूज करना है तो उसके मैनुअल पढ़ने से आसान हो जाता है। नहीं तो आपको हर एक बटन को दबा के देखना है कि फ्लूक में कैसा ऐसे भी आ जाएगा, ट्रायल एंड एरर में, तो एनीवे इट विल स्टार्ट वर्किंग, शूटिंग इन द डार्क। बट ये योग सूत्र है, घेरंड संहिता है, और ये सहस्रनाम, वॉट एवर इट इज, एवरी शब्द जो है इट इज अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्टेड कि आपको वो भक्ति अनुभव हो, ये दैव अनुभव हो या योग अनुभव हो, उसके लिए द नॉलेज सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड लाइक दैट। तो वी हैव टू हार्नेस, और उसके आगे बढ़ना है तो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, बट इट इज बेस्ट टू स्टार्ट विद द गाइडेंस ऑफ ईदर द फैमिली और सम गुरु परंपरा, और इफ यू हैव योर ओन गुरु परंपरा, उससे ही स्टार्ट करने से ऑलरेडी आपके DNA में है, ऑलरेडी आपके वातावरण में है, घर के वातावरण में है, तो दैट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट। तो अगर हम सनातन धर्म को अगर एस्पेक्ट्स की बात करें तो यूनानिमिटी, ट्रूथफुलनेस, एवरलास्टिंग, लव फॉर ऑल, मतलब मैं बेसिक एज अ लेमैन बात करूँ, ये सब चीज़ें उसमें आएगी। उसके बावजूद भी कुछ लोग सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, चाहे वो MK स्टालिन उनके स्टालिन के बेटे हो तो, या TV के एक MLA हो। तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? हम साधु लोग तत्व की ओर देखते हैं,
तत्वज्ञ न हो तो अविद्या के कारण कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे ही ये बातचीत हो गई जी, क्योंकि उनको तत्व का ज्ञान ही नहीं है। दे हैव नॉट बीन एजुकेटेड। सी व्हेन एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है तो कैसे पता लगता है? अभी एजुकेशन वैसे हो गया कि सब तत्व को छोड़ दिया, धर्म निरपेक्ष हो गया, धर्म की चिंतन ही नहीं है। या अर्थ है, किसी से भी पूछिए आप क्यों पढ़ रहे हैं? अर्थ साधन के लिए, आई वॉन्ट अ गुड कैरियर, आई वॉन्ट टू मेक मनी। राइट। कोई लोग बोलते हैं क्यूरियोसिटी के लिए, नॉलेज के लिए। नॉलेज ऑफ व्हाट? नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो सब नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो गया। ये आत्म तत्व कहाँ गया? मन कहाँ गया? उसका तत्व ज्ञान कहाँ गया? तो यही धर्म सापेक्ष विद्या है, जहां सब्जेक्टिव रियलिटी का भी, नॉट जस्ट ऑब्जेक्टिव मटेरियल रियलिटी, मगर सब्जेक्टिव रियलिटी का भी there is a recognition and there is a appropriate due knowledge process involved. All the people now educated don't receive such an education. अपने schools और colleges में नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है। तो वो ज्ञान वापस ले आना पड़ेगा अपने schools में। थोड़ा जनरल एजुकेशन इंक्लूड्स एजुकेशन ऑफ वंस ओन माइंड, वंस ओन सेल्फ। वो ज्ञान नहीं है, वो इसी को धर्म सापेक्ष विद्या बोलते हैं। अभी धर्म निरपेक्ष विद्या हो गया, तो धर्म विषय ही नहीं है। तो वो कैसे समझें? अभी धर्म माने धर्म संकट होते हैं, एथिकल डायलेमास होते हैं, वैसे विद्या कहाँ है? तो स्टेटमेंट्स जो बोलते हैं उसका वो कौन सी दृष्टि से बोलते हैं वो दिख जाता है। It is what is an educated opinion that is considered valid. अविद्या रूपी विषय जो है वो भी दिख जाता है। और तो उसका कितना वेट देना है, वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर हैं। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ देयर स्टेटमेंट्स, बिकॉज इतने लोगों के मन में उनके पोजीशन के कारण वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है। See, nobody else, both cinema as well as political इसमें वो जो भी बोलते हैं it gets amplified. और कोई इतना ऊंचा स्थान नहीं है अभी सोसाइटी में। These two people become very very important. वो जो शब्द निकालते हैं, शब्द का वेट होता है because of their position, visibility, उनका reach, उनका पहुंच ऐसा है कि वो they have to measure each word in terms of its truth, in terms of how beneficial it is to the world. What kind of impact? What kind of impact? It should be a beneficial impact. वो political धर्म होता है, वो statesmanship होता है, वो धर्म है। उनका स्वधर्म बनता है कि वो हितकारक statements दें, not hurting any sentiments. It's meaningless. क्यों करें? क्योंकि they are representative of the people. Why hurt the people that they are representing? Right. वैसे statements are not useful. So इसीलिए it should be truthful. हाँ, भगवत गीता में वही बोला है कि वाक तपस क्या है? सत्य अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्य प्रिय हितम। जो हम बोलते हैं वो उद्वेग क्रिएट नहीं करना है, सत्य होना चाहिए, हित होना चाहिए और प्रिय होना चाहिए। यदि इस पे नहीं फिट है तो वो वाक तपस नहीं है, जस्ट लूज टॉक है। एंड लूज टॉक अगर घर में करें तो वो डिफरेंट है, मगर संसद में या एक लेजिस्लेटिव असेंबली में करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? देखिए अभी कितना वर्ल्ड ओवर भारतीय सनातन धर्म को जो मानते हैं उनका मन विचलित है एक स्टेटमेंट के कारण। राइट। वो ऐसा पवित्र स्थल होता है ये संसद या लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब पवित्र, इसको सभा बोलते हैं। एक सभा में कैसा वाक्य होना चाहिए, उसका गुण लक्षण होते हैं, वो फॉलो करना है, वो उचित होना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए, वो हितकारक होना चाहिए, नहीं तो वो अविद्या रूपी विषय है। और ये सिस्टम थिंकिंग पे देखेंगे तो भी हम कंसर्न्ड है। जब ये बोलते हैं, लीडर्स ऐसे बोलते हैं, तो वी बिकम कंसर्न्ड, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स,
ये सनातन धर्म, ये इसको मिटाना है, तो उनके दृष्टि सनातन धर्म का विच आर द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस ऑफ सनातन धर्म, इफ यू सी इट इज़ द टेम्पल्स. सो उसमें तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा. ऐसे थॉट प्रोसेस, ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, they actually believe in that. Somebody is just telling, we can ignore that. But they for a very long period of time, ये जो पार्टीज जो है उस पे बिलीव करते हैं, उनका एक्शंस भी पास्ट में ऐसा है. And we've had the history of these things also. Yeah, the history of Dravidian movement has been built on these thought processes and actions related to these thought processes. तो देखेंगे तो टेम्पल्स पे उसका प्रभाव होगा. एजुकेशन में देखेंगे तो उसका प्रभाव होगा, क्योंकि एजुकेशन में कोई भी सनातनी कंटेंट वो नहीं आने देंगे. तो हमारे जो मेजॉरिटी के लोग हैं अपने ही धर्म के बारे में जान नहीं पाएंगे. तो ऐसे एक एक लाइफस्टाइल में एंड पॉलिसीज़ में होगा, रिक्रूटमेंट में होगा, एवरीवेयर इट विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग. तो इसीलिए जो उस पर काम करते हैं उनको कंसर्न होना चाहिए जब लीडर्स को ऐसे बोलते हैं. इसीलिए हम नॉर्थ से साउथ अभी 2-3 साल से हम जो भी संत को मिल रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में, सभी लोग बोल रहे हैं कि इसका तो हमने अभी वी हैव इंटरनलाइज्ड कि ऐसा बोल रहे हैं. तो डेफिनेटली ऑल ऑफ अस वी विल हैव टू represent and it's not about protesting or anything, it's about appropriate representation कि ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि अभी anyway everybody has to, प्लस वो भी भारतीय constitutionally it is not a correct thing to say. तो संवाद होना है, संवाद होना है, and there has to be appropriate representation. Appropriate that becomes very important. It should not be mute spectatorship नहीं होना. passive imbibing of whatever they say. ये कैसे करें, ये ऐसे ही हो गया, ये कलयुग है, वैसे हम नहीं मानते. We have to appropriately represent. It's a democracy. represent करना ही पड़ेगा. And they have to be sensitized. But I think there are certain misunderstood aspects of Sanatan. कुछ ऐसा बहुत सारे. See, वो बोलते हैं और फिर बाद में वो बोलते हैं कि मैं सनातन के बारे में नहीं बोला, मैं कैस्ट सिस्टम के बारे में बोला, ये इसके बारे में. बट नहीं, जो बोला है सनातन के बारे में ही बोला. If they have used that word, it is that. That is the we word. cannot equivocate. तो ambiguity नहीं लिया. and you can't expect a person of that stature correct to not know what Sanatan is and what caste is. Exactly. It cannot be taken lightly. That's why appropriate dialogue. इसीलिए वो political धर्म भी बनता है. That appropriate representation of Hindus becomes important. And representation does not mean agitation or this, but there has to be a larger discussion, and that's why appropriate knowledge in education is a must. Just lack of knowledge can create a lot of ill will. Feelings amongst citizens should not degrade because of such statements. It can create that. Now, knowledge will eliminate this, and education reaches everybody. So, in education, if we bring principles of what is meant by Sanatan Dharma and other faiths also, then everyone will be it will be clear who is talking what. Otherwise, lack of clarity can be misrepresented, misinterpreted. और भारत को आगे बढ़ना है तो ये हार्मोनाइज्ड सिचुएशन चाहिए. ये 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे नहीं जा सकते. सबको इकट्ठा होके वी शुड लुक फॉरवर्ड. विकसित भारत आना है तो ये सब डिफरेंसेस कहीं ना कहीं तो हार्मोनाइज होके ही आगे बढ़ना पड़ेगा. नहीं तो मेरा इकोनॉमिक पॉलिसी अलग है पर इसका पॉलिसी अलग है. दे कैन नॉट बी अ डाइकोटमी देयर. एंड व्हाटएवर फोर्सेस आर एट प्ले, कैसे भी हमारा धर्म तो रक्षा के ऊपर भी ध्यान देता है. भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, और सभी जगह धर्म रक्षण का तो ध्यान देते हैं. तो वो धर्म का रक्षा करना सबका कर्तव्य बनता है, सबका धर्म बनता है. तो उसके लिए जो स्टेप्स लेना है, मल्टी डायमेंशनल स्टेप्स, वो सब लेना पड़ेगा. कोई पॉलिसी लेवल कर सकता है, कोई लीगल लेवल कर सकता है, कोई एजुकेशन लेवल पे कर सकता है, कोई ऑन द ग्राउंड फील्ड वर्क कर सकता है. एंड सोशल अवेयरनेस बढ़ाना, सोशल अवेयरनेस, जैसे कि ऐसे पॉडकास्ट, वैसे सब कुछ करना पड़ेगा. एंड इट्स नॉट दैट नॉर्थ इंडियंस कैन नॉट रिप्रेजेंट द केस ऑफ साउथ इंडियंस. वैसा डिवाइड कुछ नहीं है, भारत एक है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. वैसा सोचना पड़ेगा.
इससे थोड़ा डाइग्रेस करके पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ इन किड्स पे अगर हम आए कि अब वी नो किड्स आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू एंजाइटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, लोनलीनेस। पेरेंट्स को अगर बच्चों में वो इंटरनल बैलेंस लाना है तो एज अ पेरेंट वो कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो उनको करनी होगी which can really impact positively to their kids? So one of the key things that see all parents want their children to grow up well. उसमें कुछ दूसरा मत नहीं है. तो but the definition of growing well वो कौन सी दृष्टि से देखते हैं? इसीलिए one of the key things is health. हेल्थ पर फोकस करना है, जरूर फोकस करना है, फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ. तो अगर हेल्थ फिजिकल हेल्थ चाहिए तो सम की एस्पेक्ट्स अभी जो सोचते हैं सभी लोग न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करते हैं, मगर बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद भी हेल्थ उतना अपग्रेड नहीं होता. फिर तो गहरा जाना है, देयर हैज टू बी अ डीपर दृष्टि. तो वन ऑफ द थिंग्स इज डेफिनेटली योग अभ्यास चाहिए. योग अभ्यास से अच्छा हेल्थ महसूस कर सकते हैं. आई कैन से फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ऑल्सो फ्रॉम कलेक्टिव नॉलेज अपने संस्कृति से और मॉडर्न रिसर्च भी. योग ऐसा विषय है जो कैन मेक यू हेल्दी, हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, न्यूरल कॉग्निटिव पाथवेज को एनहांस करता है, सभी विषयों को उत्तेजित करता है. सो दैट इज डेफिनेटली यूजफुल एज अ लाइफस्टाइल टू अडॉप्ट. Along with it, one of the key things that is important is nature. अभी urban societies में it has to be a priority to, let's say, weekend या once in a week going to the village या going to an ashram. Outside the urban microclimatic zone, उससे अपने सेहत में बहुत परिणाम आता है. So that resilience, it gives for something called resilience, that capability to bounce back. अगर दब जाए तो वापस उठना है. वैसे इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत आवश्यक है. वो नेचर में मिलता है, जैसे कि नदी में जाके नहाना, संगम में जाके नहाना, या थोड़ा हवा लेना. अभी हम फुल डे स्ट्रेस हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, थोड़ा हवा लेके आते हैं. तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस अपने मेंटल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में, इवन फिजिकल हेल्थ में. तो वो पीरियोडिक गेटिंग अवे फ्रॉम अ अर्बन प्लेस टू अ रूरल प्लेस को प्रायोरिटाइज करना है. इट्स नॉट लाइक अ वेकेशन. वेकेशन जाना है तो अभी हम यूरोप जाते हैं या यूएस जाते हैं या अर्बन प्लेसेस में वैसे सोचते हैं, या मॉल जाना है. ये नहीं, वी विल हैव टू प्रायोरिटाइज दिस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. ये दो चीज मैं डेफिनेटली सभी पेरेंट्स को रेकमेंड करूंगा, बिकॉज हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट द बेस्ट फूड. नहीं तो मोस्ट people ignore it. कैसे भी हम सब we have हम सब बड़े हुए हैं, वैसे ही अपने बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, देखा जाएगा. नहीं, it cannot be taken lightly, especially in a urban setting. And the most another important aspect मैं सोच रही हूँ कि ये जो भक्ति भाव है वो भी कल्टीवेट करना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम सनातन धर्म बोलेंगे तो उसका पिनकल ऑफ एक्सप्रेशन एक टेम्पल है. इफ़ यू कम टू द साउथ तो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं. एज यू गो टू द नॉर्थ, बिकॉज ऑफ बहुत इन्वेजन्स, द स्केल इस थोड़ा डिफरेंट है. फिर भी क्या होता है कि ये टेम्पल जो है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ आर्किटेक्चर, ये सिंबल ऑफ कल्चर भी है, सिंबल ऑफ सोशल, सिंबल ऑफ इकोलॉजी. क्योंकि हर साउथ इंडियन टेम्पल में स्थल वृक्ष भी होता है जो उतने ज़माने से वही प्रिजर्व्ड है, और इट कैरीज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज दैट वे एम्बेडेड इन इट, बहुत सालों से है. और टेम्पल टैंक जो है, मतलब वो वाटर प्रिजर्वेशन का भी एक है, और बहुत सारा साइंस भी है उसमें, अपार्ट फ्रॉम दी देव भक्ति. तो द देव भक्ति बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ये लोग अपने फैमिली से दे लीव द फैमिली नौकरी के लिए,
कोई वीक के लिए। और जब वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ ह्यूमंस ही, they won't be able to help on all dimensions. Why I'm saying this is because many parents have this thing कि मुझे भक्ति है, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, जब उनको आए वो आएगा। तो उसको AI के लिए भी वैसे ही कह सकते हैं ना, क्यों 3rd स्टैंडर्ड से AI चाहिए, उनको ऐसे ही छोड़ो, जब उनको AI चाहिए तब वो ले सकते हैं। कॉलिंग आएगी तो, हाँ कॉलिंग आए तो क्यों नौकरी के लिए कॉलिंग इज अब्यूज्ड वर्ड हाँ अभी नौकरी के लिए क्यों ट्रेन कर रहे हैं, जब उसको नौकरी जाना है तो तब जाने दो। नहीं ना, हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच के प्रायोरिटाइज करते हैं, आज स्टेप लेते हैं। 3rd स्टैंडर्ड से प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, जब वूम्ब में हो तभी AI सिखाते हैं। तो तब इसीलिए इफ यू हैव द फ्यूचर टू बी सिक्योर सो दैट दे आर ऑल्सो कल्चरली अलाइंड, उनका प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ, इसके सबके लिए ये दैव भक्ति इज़ अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट। पहले आई नेवर यूज टू टेल बिकॉज आई जस्ट अज्यूम्ड, बट जब देखते हैं, and when I went to a school I asked how many of you people believe in God. When I asked 6th standard students, everybody raised their hand. 7th standard everybody raised. The 9th standard nobody raised their hands. तो जब वो थोड़ा एक फेस होता है रेबेलियस फेस, उसमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना, तभी यू डोंट हैव टू लाइक ड्रिल डाउन योर पॉइंट। बट यंग एज में जो टेम्पल जाने का संस्कार है, वो चैंट पूजा पाठ करने का संस्कार है, वो जब आप when you encourage that, when they are about say 19 years 20 years of age, when they are in their hostels, you will actually see that they will be following many of the things that we follow. So we should never leave certain things open ended. It is best to close the loop in a gentle manner, no need to force, no need to drill down. अच्छे तरीके से उनको बोलने से उनको अच्छा लगता है। So to sum it up, so it will be a complete being, will be someone who has physical aspect sorted, emotional and spiritual. Correct. Very true. And all these sorted using सनातन संस्कृति, क्योंकि अपने कल्चर में सब कुछ है। जैसे कि मंदिर, जैसे कि अभी कुंभ मेला, जैसे कुछ तीर्थ स्थान लेके जाना, ये सब प्रायोरिटीज कल्चरली सेंसिटिव प्रायोरिटीज होने से द बेनिफिट इज फॉर द एंटायर फैमिली, एस्पेशली फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि वो वैल्यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, अनसेड वैल्यूज ट्रांसफर होता है। तो वेकेशन प्लान करना है तो ऐसे भी प्लान करना है ताकि उनको वो अनुभव दे पाए जो अपने संस्कृति में है, एंड विभिन्न तरह के अनुभव वो दे सकते हैं अपने भारत में। आप वियतनाम भी लेके जाइए, कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट तंजावुर भी लेके आइए, सो दैट दे सी द ग्रैंडियर ऑफ द टेम्पल्स दैट वी हैव। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत करते हैं, हाउ डू यू सी दिस टर्म? इज इट मतलब इज देयर अ सॉल्व फॉर अ ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट और इट्स अ अब्यूज्ड वर्ड? क्या हमारी एंशिएंट संस्कृति के हिसाब से आप उसको कैसे देखते हैं? So when we look at the ancient, or in between we will see probably somewhere in history, so there has been some periods in history where probably women felt that we are not empowered enough. So उसके counter measures आए हैं, उसका ही effect we are seeing now in terms of women occupying the workforce, women occupying very key positions in the society, including political, military, and many things. Women occupy these positions. We have even pilots and all of that today, right? So that way, that is happening in the society. But when we look at ancient, things, there are a lot of the Itihasa Purana where we have had exemplary women who have shined a lot in the Itihasa Purana. For example, when we take Mahabharata, you had so many beautiful characters, women characters. You take Kunti, Gandhari, Draupadi, Satyavati, Ganga. Like that, there have been exemplary women. And even if you take other Puranas, Ma Arundhati has always been a role model for many of the Rishikas of those times, and even she continues now to be a role model for many Rishikas. Manusuya. And how are they role models? Not because of whether they occupied some CEO position or they occupied some CTO position or founder or that, none of that. How they were able to handle situations
what was their cognitive capability, what was their emotional capability or emotional intelligence, cognitive intelligence and all of that, and how they managed to sail through certain difficult situations, and how did they work around the power that was invested in them. So that is how women have always demonstrated. And when many people ask, women are confined to the kitchen, that's why we need a empowerment so that they can occupy the workforce, a classical thing. But when you say occupying the kitchen, so what is the kitchen for if we actually decode it? Okay, you are making all the snacks and all that is fine. But actually the kitchen is the place where the health of the family, ये घर का जो स्वास्थ्य है उसका डिटर्मिनेशन किचन पे होता है, फ्रॉम द किचन. बिकॉज द चाइल्ड का ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ जो होता है, जो अन्न खाते हैं उसके, इसीलिए अन्नमय कोश बोलते हैं, वो किचन पे ही वो शुरुआत होता है. तो जो माँ या वॉट एवर हूएवर वुमन इज़ देयर इन द हाउस जैसे बनाते हैं उसी के ऊपर ये निर्भर है. तो इनफैक्ट बाई बीइंग इन द किचन यू आर नॉट जस्ट कुकिंग, you are actually taking care of the very important aspect of the family, which is the health of the family. तो अगर ये outsource हो गया to whatever process, either could be a restaurant or could be a delivery process, कुछ भी, then a crucial aspect of health of the family is actually eroding. तो इसीलिए I'm not saying women only should cook, but I'm saying that critical functionality earlier it was taken care of by women. So it was not a bad functionality after all. It was very important function. The important functionality which is now lacking in many ways. That is why बहुत सारे ऐतिहासिक stories हैं जो जब वो कुरु डायना lineage का ही stress था कि कौन next पैदा होगा to take care of the lineage, तो कौन है देखभाल करने के लिए. तो सत्यवती माँ ने व्यास को इन्वोक करके then she was able to continue the lineage. Otherwise we wouldn't have had all the Pandavas and all of those people. So at a very crucial point she took a decision. So empowered critical decision making उन्होंने किया है. और ये द्रौपदी और सत्यभामा का एक संवाद भी है. तो वनवास में जब थी द्रौपदी तो सत्यभामा आती है और पूछती है कि तो कैसे आप पांडव ब्रदर्स बहुत डिवोटेड हैं तुम्हारे ऊपर. तो वो बोलते हैं, तो वो पूछते हैं कि कुछ तुमने कुछ तांत्रिक कुछ किया है क्या. ये बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैं लाइफस्टाइल है उसी के कारण दे आर वेरी डिवोटेड टू मी. सो शी गोज़ ऑन टू डिस्क्राइब कि सबसे पहले वो ही उठती है पैलेस में और सबसे लास्ट वही शी गोज़ टू स्लीप. और जो पैलेसेस के अटेंडेंट्स हैं सभी का नाम उसको पता है. और ये पांडव ब्रदर्स जब बाहर जाते हैं कुछ एक्सपेडिशंस में तो यही डिज़ाइन करती है कि कौन से अटेंडेंट्स होंगे, कितने ब्राह्मण होंगे उनके साथ, कौन कौन से ब्राह्मण होंगे. तो द एंटायर थिंग वाज मैनेज बाय द्रौपदी. और ट्रेजरी में कितना पैसा जाता है और कितना पैसा आता है उसका अकाउंटिंग सिर्फ द्रौपदी को पता था, उनको नहीं पता. तो अगर हम सोचेंगे कि पुअर लेडी बाहर ही नहीं गई, सिर्फ ट्रेजरी को देख रही है, नो, दैट्स अ वेरी की इम्पॉर्टेंट aspect of it. And hence from very long time women have demonstrated बहुत high cognitive capability of memory, of articulation, of decision making. और अभी भी workplace में भी वो demonstrate कर रहे हैं. तो just that in बीच में क्या हो रहा है कि ये गलत बात है, बाहर रहना अच्छी बात है. This has become a dichotomy. Whoever is staying at home वो अच्छा नहीं है, whoever is working is a great woman. ऐसा तो कुछ dichotomy आ रहा है. But now people are sort of remodeling their own life, क्योंकि अभी बच्चों का education, बच्चों का habits, बच्चों का संस्कार पे अभी ध्यान वापस आ रहा है सोसाइटी में. तो mothers are now becoming more and more conscious. There are many people now who are choosing not to work, giving up their careers to especially take care of this functionality. So that way we have a balanced view. You don't have a view that they should work or should not work. उनके फैमिली के जो वातावरण है, अगर वो घर में रह सकते हैं तो अच्छा है, बाहर जाना है तो वो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय अमेरिका में there was a earnest drive
to include women in the workforce. Correct. इसीलिए there are advertisements and it was branded that it's empowerment माने बाहर जाके काम करना. बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इतना मशीन्स ऑपरेट करना है तो सबको पार्टिसिपेट करना है. So that way even now अभी भी होता है, after maternity बहुत सारे women drop out of Europe और US में ये होता है. तो they have a drive to encourage women after post maternity to rejoin the workforce. और 3 दिन में वो डे केयर में छोड़ के जाते हैं, जस्ट 3 दिन में. हाँ, तो there is a huge concerted effort to actually include women in the workforce. तो उसमें क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली घर में रहना डिवैल्यू हो जाता है. मगर हमारे भारतीय दृष्टि में, संस्कृति में वैसा नहीं होता. There is an appropriate value And when attached the to child everything. is born, at least for a few months वो मदर के बॉडी के पास रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अगर ये 3 दिन में 4 दिन में डे केयर में छोड़ के गएंगे तो हम देखते हैं उस सोसाइटी में क्या हो रहा है. सबका मेंटल हेल्थ में देयर इज एन इश्यू हियर. बट यहाँ पे जो फैमिली सिस्टम है, वी कैन लेवरेज ऑन दैट एंड जितना हो सके एटलीस्ट वेरी यंग स्टेजेस, न्यू बॉर्न स्टेजेस में अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उतना अच्छा है. वो चाइल्ड को अच्छी तरह और फुल पोटेंशियल के साथ एक ह्यूमन बीइंग वो निकाल सकते हैं. अभी AI और इंटरनेट के एज में घर में रह के ही सब कुछ कर सकते हैं. बाहर जाने की उतनी, तो विमेन कैन फील एम्पावर्ड एनीवेयर दे आर. फिर घर की भी उन्नति होती है. इट्स लाइक द फैमिली हेल्थ, स्पेशली द वैल्यू सिस्टम्स ऑफ द चिल्ड्रन, द कंटिन्यूटी ऑफ द वैल्यू सिस्टम्स इज इन हैंड्स ऑफ द विमेन. तो वो वैल्यू सिस्टम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फैमिली का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने देश में, तो फैमिली का नाम कौन प्रिजर्व करता है? इट्स एक्चुअली द विमेन. एब्सोल्युटली. आफ्टर 20 years आप वर्ल्ड में कौन से चैलेंजेस देखते हैं जो आपको लगता है कि आफ्टर 20-25 years these are 5 or 4 challenges which you foresee will become very very critical for? हाँ, तो हमारे दृष्टि हम बताते हैं. अभी के चैलेंजेस ही प्रोजेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली क्लाइमेट हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी और अर्थ, सो एनवायरमेंटल हेल्थ बिकम्स अ वेरी टॉप प्रायोरिटी. और दूसरा है फिजिकल हेल्थ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ अर्थ. ओके. तीसरा है मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज. ऑलरेडी इज अ चैलेंज. इट्स ऑलमोस्ट पैंडेमिक प्रोपोर्शंस. स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन देखा जाए तो इट्स रीच्ड पैंडेमिक प्रोपोर्शंस. तो ये सब इफ इट हैज टू बी द फ्यूचर, अभी हमने अपने योग या भारतीय दृष्टि में देखा जाए तो कर्मा बोलते हैं. कर्मा माने क्या है? फ्यूचर यू कैन पार्टिसिपेट इन को क्रिएटिंग. तो फ्यूचर 20 साल के बाद जो होना है, इस दृष्टि से हाउ डू वी एनेबल max number of people to participating in co-creating a future जो दूषित नहीं है. अभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो 20 साल 30 साल के बाद नहीं होना है. तो कैसे हमें एकत्रित होके काम करना है, वो कर्मा है, कार्मिक थियरी है. ऐसा नहीं है कि फ्यूचर अरे ऐसा ही है क्या करें. नहीं, अभी काम करेंगे, अभी काम करेंगे that's the future. दैट इज द फ्यूचर. फ्यूचर को तो वो ट्रेजेक्ट्री अगर हमें चाहिए तो व्हाट इज द काइंड ऑफ फ्यूचर शुड डू वी एम्बिशन. इसीलिए विकसित भारत वैसे सब बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर भारत टू बिकम स्ट्रांग एंड टू बिकम विश्वगुरु, बिकॉज भारत स्टैंड्स फॉर धर्म. वो सबका विश्व मित्र है. तो सभी नेशंस को बढ़ावा मिलेगा. In fact, everyone can live as one kutumbam, vasudhaiva kutumbakam. तो सच वैल्यूज को लेकर काम करना पड़ेगा. सो फ्यूचर माने क्या होना चाहिए? इट्स इन टर्म्स ऑफ, एक तो बाहर का दृष्टि जो एकदम एडवांस्ड बोलने से क्या सोचते हैं लोग, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोर एंड मोर AI, मोर एंड मोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे सोचते हैं. मगर आइडियल फ्यूचर क्या है? वो सब होने से भी वॉर हो सकते हैं. वो सब होने से भी भूख से लोग मर सकते हैं. फियर हो सकता है. अभी एजुकेशन में भय है, वर्क फोर्सेस में भय है.
तो भय का भय क्यों महसूस करना है? अभी दैवी संपत्ति भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं अभयम से शुरू करते हैं, तो अभय होना चाहिए ना। अभी एजुकेशन में क्यों भय होना चाहिए? वो नॉर्मल नहीं है। तो अगर ऐसा फ्यूचर चाहिए तो कैसे होना है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो सब होना है, मगर फंडामेंटली वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स अ फ्यूचर दैट मेक्स श्योर सभी को अभय प्रदान हो, सभी को हेल्थ प्रदान हो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन न हो। ऐसे वैल्यूज के को सेंट्रल में रख के ऐसा काम करना पड़ेगा। एजुकेशन में काम करना पड़ेगा, अपने सोसाइटल प्रोसेसेस में काम करना पड़ेगा, अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में काम करना पड़ेगा, और देशों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। वैसे काम करना पड़ेगा, ऐसे दृष्टि को सेंट्रल में रख के काम करना पड़ेगा। वैसे ही फ्यूचर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक फ्यूचर नहीं है। हमें what will lead us to that future, that's what we'll need to work towards. And I think इसमें like we say that a country without naming the countries becomes too powerful, and that we've seen in the history also. It starts its expansionist agenda. B countries become powerful, they start their military agenda. But with India as a nation, with our Sanatan Sanskriti, if India becomes a Vishwaguru, it is not going to be a threat to anyone, but the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam will be followed. Yes, exactly. तो वो in fact और एक I just wanted to add कि the more and more this kind of technological development ये सब होता है, तो ये थोड़ा largely fragmented reality बनने का भी possibility है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि like a decade or few years ago बहुत सारे लोग यहाँ से अमेरिका जाते थे वर्क के लिए। देन सडनली दे फेल्ट कि क्यों ये इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वी हैव आवर AI, वी हैव आवर दिस थिंग, सो आप लोग सब जाओ अपने घर। अगेन फिर से वीसा खुला क्लोज हुआ, कुछ तो ऐसा हो रहा है, नथिंग रेजोल्यूशन पे नहीं आ रहा है। राइट। तो अभी एक एक कंट्री को देखेंगे तो सिमिलर पॉलिसीज निकाल रहे हैं। अभी वो आई थिंक 2-3 दिन पहले मैं पढ़ी कि नेपाल में जो ओपन बॉर्डर है, अभी थोड़ा दे आर ट्राइंग टू, सो एक एक कंट्री अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने को सोच रहा है। दो ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हैं, फिर भी ये लोकलाइजेशन भी हो रहा है। yes. और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, हर एक चीज में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज होगा। इंटरनेट में भी एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज होगा, पता नहीं कब होगा। सो इफ समबडी रेशंस कि इस कंट्रीज में इतना ही हम देंगे इंटरनेट, वो भी हो सकता है। AI टोकन्स इतना ही देंगे, AI टोकन्स इतना ही इंडियंस यूज कर पाएंगे, तो हमें अपना खुद का AI बनाना पड़ेगा फिर, तो उसके लिए टैलेंट, ग्रूमिंग सब करना पड़ेगा। तो ऐसा एक एक में थोड़ा ये हाइपर प्रोटेक्शन भी आ सकता है। तो इसके लिए व्हाट ही सेज कि ये यूनिफाइड दृष्टि अभी कल्टीवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, सो दैट अगर ये वसुधैव कुटुंबकम आना है तो शेयर्ड रिसोर्स है। तुम्हारे पास ये AI है तो क्यों हमारे पास भी क्यों करना है? ऐसा ही था पहले, आउटसोर्सिंग सब कर रहे थे, बट सडनली देयर वाज सम इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, ये हाइपर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एग्जैक्टली। अदरवाइज एवरीवेयर AI, मतलब डेटा सेंटर में पानी जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, फ्यूल जाएगा, दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल वन। सेकेंड कि इतना स्पेस पर एस्पिरेशन है, तो 20 साल में सोचिए कितना इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल सब होगा। तो दैट विल ऐड अनदर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट, अगर अब भी सोचेंगे कॉलोनाइजिंग और वॉट एवर ऑक्यूपाइंग मार्स, तो 20 साल में तो एक जनरेशन मार्स में होंगे, वहाँ पे population, So do we foresee setting up Gurukulams in Mars? Why not? Why not? Definitely. Yes, we should plan for it. At least भारत में तो बीच में गया, now अभी मार्स में आ रहा है, तो पहले से प्लान करना पड़ेगा। एंड अपनी सिद्ध परंपरा में ऐसे होता है, अगस्त्यर का, भोगर, तिरुमूलर, उनका सब पढ़े, तो वो क्लियरली बताते हैं। ट्रैवल तो नेचुरल है उस टेक्स्ट में। हाँ, टेक्स्ट में लिखा गया है, अंडम पेर अंडम कंडे, वैसे सब लिखा गया है। तो इंटरप्लैनेटरी एक है, इंटरस्टेलर एक है, इंटरगैलेक्टिक एक है, वैसी दृष्टि मिलता है। तो पिछले हफ्ते इन्होंने नेदरलैंड्स में स्पेस और योगा का एक लेक्चर दिया, क्योंकि वहाँ पे स्पेस साइंटिस्ट बहुत हैं। पर फॉर एग्जांपल वेरी रिसेंटली एक स्पेस एस्ट्रोनॉट
उनको ये वाणी जो है वो चली गई, लाइक ही वाज नॉट एबल टू स्पीक सडनली आफ्टर रिटर्निंग बैक फ्रॉम स्पेस स्टेशन। और हमारे जो व्हाट इज हिज नेम, शुक्ला, आई फॉरगॉट द फर्स्ट नेम, वो जो स्पेस जाके आए, तो वो जब when he landed तो वो चल नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे तो ग्रेविटी नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। तो ये योगिक प्रैक्टिस से इट्स वेरी पॉसिबल कि आपका अडेप्टेशन बहुत ही अच्छा होगा, आपका अनुभव अच्छा होगा। तो उसके ऊपर ही उन्होंने एक लेक्चर दिया कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस का अनुभव भी ताकि अच्छा रहे फ्रॉम अ रिसर्च पर्सपेक्टिव क्या क्या देखना है। तो ये स्पेस में गुरुकुल और योगशाला तो बन जाए, होगा ही, बिकॉज़ एडवांस है अपना जो और यही वैल्यू सिस्टम को वहाँ पे पालन करना है, क्योंकि यहाँ के जो लीगैलिटीज है वहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ कोई पुलिस नहीं है, फिर भी आपको वैल्यू सिस्टम से रहना है बिना वो प्लैनेट को एक्सप्लॉइट करके। वी सी इन मूवीज के, अवतार के मूवी के जैसे, यहाँ से जाके वो सब अनअब्टेनियम सब लेके आने का एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो इफ दैट शुड नॉट हैपन तो वैल्यू सिस्टम और एक बट टू डिवाइन जो हम लोग का डिवोशनल चैनल है, वो दो तो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल एंड यू नो इफ वी प्रैक्टिकली सी इट, see, colonization has been a very negative episode in human history. Right, absolutely. इतना nations को दबाया गया. That should not happen interplanetary. Yeah. मगर अभी का जो थीम जो बताते हैं, that is like colonizing Mars. ये गलत दृष्टि है. We should never use the word colonizing Mars. वो गलत दृष्टि है. Colonizing the world was a bad episode, very dark episode of humanity. उसका इफेक्ट्स अभी भी है, यू नो, इट्स वी हैव नॉट कम आउट ऑफ इट, राइट। अभी इंटरप्लैनेटरी या इंटरस्टेलर बोलने से उसको करेक्ट दृष्टि, वो दृष्टि भारत दे सकता है, यू नो, दैट राइट दृष्टि ऑफ, यू नो, नॉट अ कॉलोनाइजिंग मोड बट अ कल्चरल एम्ब्रेसिंग, वो दृष्टि सही दृष्टि है। इसीलिए वो दृष्टि जो है, वन ऑफ द की चैलेंजेस, लाइक शी वाज मेंशनिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कुड हैपन इन वेरियस वेज। Another key challenge that we see with ये थोड़ा technical बन जाता है. Another key challenge that we see is what is called you know, transhumanism बोलते हैं, कि अपना जो ये कार्बन बेस्ड बॉडी बोलते हैं, ओके, सिलिकॉन बेस्ड बॉडी हो तो बॉडी इट बिकम्स लॉन्ग लिव्ड, मगर इससे वो अपना मेमोरी, अभी वैसे सब रिसर्च हो रहे हैं वेस्ट में, बहुत सारे एडवांसमेंट्स, हम रेगुलरली जाते हैं तो वो दृष्टि हमें मिलता है। मेमोरी मॉड्यूल्स अगर आप एक्सचेंज कर दें तो बाय 2035 ह्यूमन बीइंग का डेफिनेशन ही बदल जाएगा। तो हमारा मेमोरी होगा पर वो सिलिकॉन बॉडी में एम्बेडेड होगा। वैसे सब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं व्हिच आर वेरी एडवांस्ड। एंड ये सूडो साइंस, ये व्हाट डू यू कॉल दैट, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये वैलिड साइंस है, वैलिड साइंस है। तो इट इज लाइक, फॉर एग्जांपल, ब्रेन को रीमॉडल करने के लिए ब्रेन का नंबर ऑफ इंटरकनेक्शंस वो अगर अचीव कर दें, देन दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस कैन इमर्ज। वैसे सब रिसर्च हो रहा है एंड दीज आर वैलिड रिसर्च, मगर इसमें हमारा दृष्टि का, यू नो, दायित्व क्या है वो सही रखना पड़ेगा। ये धर्म के ऊपर है, धर्म के क्या इसमें the key thing that I wanted to mention is for example, ये अवतार बोल के एक मूवी है जी, अवतार एज ऑफ वाटर बोल के दूसरा सीक्वल जब आया, वहाँ वो कर्नल जो इन दी फर्स्ट एपिसोड वो कुछ हो गया था, सेकेंड पार्ट में he got transposed to a avatar body in terms of just the memory module, वैसे बताते हैं। ये साध्य है, मगर in a few years this will be possible, मगर ये होना है कि नहीं है वो फिलोसफिकल दृष्टि है। वहाँ भारत का दृष्टि क्या है, सांस्कृतिक दृष्टि देखा जाए तो we look at transformation, not transhumanism। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वैल्यू सिस्टम्स को, हमारा जो यम नियम वो सब पालन करके इस शरीर को ट्रांसफॉर्म करना है समाधि अनुभव के लिए। हाँ, ये सिर्फ मेमोरी को ये लेके दूसरे बॉडी में लगा के फंक्शन करना है। इट इज नॉट जस्ट अ कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। यही जो है अपना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता है। पुनरपि जननम और मरण में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है
हमें वो दैवी संपत्ति जगाने के लिए वो कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन ही गोल है, नॉट जस्ट अ कंटिन्यूटी, एड हॉक कंटिन्यूटी। मगर अभी के टेक्नोलॉजी वैसा जा रहा है, तो ये दिस कैन बी अ वेरी सीरियस थ्रेट if we look at 10-20 years down the line. It can be a very serious threat. So do we see millions of Chiranjeevis then? Immortal beings? But with the not the appropriate value system. Because we would also have expanded to space. इसीलिए भारत का ये पुराण, इतिहास पुराण वापस ले आना है, क्योंकि वहाँ हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल पंच पांडव कैसे पैदा हुए, सूर्य पुत्र करना है, सूर्य और मनुष्य माँ कुंती, यम और मनुष्य माँ कुंती, वैसे चिल्ड्रन अभी तक इसको मिथोलॉजी माना गया है बिकॉज ऑफ कॉलोनाइज्ड लेंस, मगर ये वेरी वैलिड है। These will be the kinds of challenges that we will have to encounter in the future. इसीलिए फ्यूचर को डिकोड करने के लिए पास्ट चाहिए। पास्ट रिग्रेसिव नहीं है, इतिहास पुराण तक पहुंचने से फ्यूचर हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्यूचर बहुत बड़ा होगा। अगर सिलिकॉन बॉडी को चिरंजीवी बनाना है तो उसका मुख्य कंपोनेंट है एनर्जी, बिकॉज वो चार्ज रहना है ना। अगर सिलिकॉन रोबो सोचेंगे तो चार्ज रहना है तो इनफाइनाइट पीरियड के लिए वो एनर्जी को रिटेन करना है। तो इमेजिन देन उसके ऊपर बैटरी टेक्नोलॉजीज, पावर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, सब कुछ में रिसर्च करके ही वो आएगा। So it means that will create a lot of imbalance. Yeah, a lot of imbalance. Because हम अगर अपनी संस्कृति के हिसाब से भी evaluate करें, we have 3 महादेवतास, ब्रह्मा विष्णु महेश, और हर किसी का एक रोल है। हाँ, तो सब कुछ हम ही कर पाएंगे, कर लेंगे। हाँ. And destruction is as important as the birth is. And what sustains, इसीलिए सनातन धर्म जो बोलते हैं, सनातन जो है what sustains, मगर what sustains is carefully defined. धर्म सस्टेन होना है, अधर्म नहीं। करेक्ट। तो इसीलिए वो पुराण में पढ़ते हैं, जो कोई भी असुर राक्षस है, जब वो इमॉर्टैलिटी के लिए तप करते हैं तो वो नहीं दिया जाता। कुछ तो क्लॉज होता है कि कैसे भी वो मिट जाएंगे, कुछ भस्मासुरन व्हाटएवर, चाहे वो गोदी में बिठा के या कैसे। So this is the knowledge of that has to be included in education for a AI plus robotics world. Correct. Reality. क्योंकि ऐसे तरह के challenges आएंगे जो सिर्फ अपने साइबर फिजिकल सिस्टम्स होंगे तो सभी नेटवर्क है, तो क्या हमारा सोच है कहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है वो भी नहीं पता चलेगा, बिकॉज एवरीथिंग विल बी अ नेटवर्क्ड वर्ल्ड एंड साइबर सिक्योरिटी विल बी रिक्वायर्ड, लाइक there is a camera here, there is a light there, everything is now connected on the internet, imagine. So it's like you are you're being observed, or you're continuously sending data, you yourself want it basically, right. But उसका भी एक impact है। And non-native EMFs बोलते हैं, electromagnetic frequencies. These can very well interface or interact with अपने nervous system का electrical signals. ये बहुत advanced हो जाता है। Then we have to know how to protect our nervous signals. अभी सुनने से ये कॉन्स्पिरेसी थियरी लगेंगे, बट AI ये सब चैट GPT आने से पहले वो भी कॉन्स्पिरेसी थियरी की तरह ही लग रहे थे। बट अब देखिए, ये कविता संस्कृत में कैन राइट पोएम्स नाउ, व्हाट ऑल इट कैन डू, इट कैन जनरेट इमेजेस, ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल राइट नाउ। सो लाइक दैट व्हेन वी प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजिस्ट वही बोल रहे हैं, जब AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अब आएगा, ऑलरेडी आ रहा है, एज वी आर स्पीकिंग इट्स हैपनिंग, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। इसीलिए सोशल साइंसेस जो होता है, धर्मशास्त्र जो होता है, इसको फैक्टर इन करके इसी को सोशल साइंस बोलते हैं। करेक्ट। जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है, पुरुषार्थ का ज्ञान होना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब नीति शास्त्र का होना चाहिए, साम वेद दंड दान, और बहुत सारे वैल्यू सिस्टम्स को भी एम्बेड करना पड़ेगा। जो कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं होगा, बहुत बढ़ जाएगा, तब वो द लेवल ऑफ एथिकल डायलेमास विल बी वेरी वेरी हाई, वेरी डिफरेंट। अभी फॉर एग्जांपल इवन एक बीज देखा जाए, यू कैन हैव अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड और मॉडिफाइड बीज, तो वो सही है कि कौन सा सही है, कितना सही है, वो सब डिफाइन करने के लिए
और भी ज्ञान चाहिए। और जब कोई कुछ भी न्यूट्रिशन चाहिए, अभी दे आर एम्बेडिंग इट इन दैट सीड एंड जेनेटिकली इंजीनियरिंग इट। इतना प्रोटीन, इतना फॉर एग्जांपल फोर्टिफाइड राइस है, ऑलरेडी दोज एक्सपेरिमेंट्स। ऑरेंज राइस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में कैरोटीन नहीं है, इसलिए कैरेट का ऑरेंज कैरोटीन लेके अभी राइस में मिला के ऑरेंज राइस बनाते हैं। तो लाइक दैट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आते रहेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है, कौन सा सोसाइटी ने दूसरे सोसाइटी के ऊपर ये डंप किया है, और किसका पेटेंट इसके ऊपर है, देन दैट सोसाइटी कैन होल्ड Even for basic food we have to pay something for somebody, you know. वैसे मेडिसिन में अभी है, फूड में भी आ सकता है। इसलिए तो थोड़ा अभी बहुत सोच के पैनिक नहीं भी होना है। जस्ट मन में रख के जो एल्डर्स इन द सोसाइटी है, जो फिलोसफर्स इन द सोसाइटी है, थिंकर्स इन द सोसाइटी है, उनको अभी वो प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के अभी थोड़ा सोसाइटी को मॉडल करना पड़ेगा। इसी को धर्म रक्षण बोलते हैं, ताकि सभी का अनुभव जो है वो पूर्णदायक हो। इट शुड नॉट बी वो अभयदायक हो। Correct. नहीं तो भय का माहौल होगा। क्योंकि एज वी गेट मोर एंड मोर एडवांस्ड, इट कैन बी create an imbalance in the इट society. कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस। पैरानोया अभी उसके बारे में सोचेंगे तो कि लगेगा कि अब आज का लाइफ कैसे चलेगा। ऐसा नहीं है, उसके लिए एक सोसाइटी है जो उसके ऊपर थिंक करके सॉल्यूशंस निकालेंगे। So that's why धर्म रक्षण, धर्म में पार्टिसिपेट करने का एबिलिटी सभी को देना पड़ेगा। So बच्चों को तो हम लोग गुरुकुलम के थ्रू we will have a very organized setup to create a very balanced future for them. But if we talk about youth and people who've not gone through that structured system, उनके लिए सॉल्व हम कैसे निकालेंगे? उनके लिए वो क्या 3-4 चीज़ें आप रिकमेंड करना चाहेंगे that can create a balanced life for them so that they are good with themselves, because the most important thing is कि आप अपने साथ कैसे हैं and you are good with the society as whole also. तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? So I would have some practical recommendation. Sure. Okay, since I meet lot of people, मेरा तत्व भी होता है मगर प्रैक्टिकल दृष्टि भी होता है। जी। Practically I have seen, again I will come back to health. See, health जो है, जितना भी ध्यान दिया जाए फिर भी कम ही है। So healthy जीना बहुत important है, और उसके लिए physical exercise या कुछ तो jogging, कुछ gym, कुछ outdoor sports, games, कुछ तो लाइफ में चाहिए। That is very very important. अगर वो हैबिट ना हो, बहुत लोगों को वो हैबिट नहीं होता। अगर वो हैबिट ना हो तो दैट हैज टू बी टेकन एज अ प्रायोरिटी। ऑल यूथ शुड टेक एज अ प्रायोरिटी देयर फिजिकल हेल्थ। फिजिकली दे शुड बी रोबस्ट, नो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए योग करें या जिमिंग करें, जॉगिंग करें, मैराथन करें, हिमालय पर्वत चढ़ें, कुछ तो होना चाहिए। गेम, स्पोर्ट्स, कुछ तो होना चाहिए, एटलीस्ट वीकली ट्वाइस। आई वुड रिकमेंड दैट। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। The second thing that I would recommend is generally youth के लिए क्या होता है, constant comparison होता है, and hence they get a feeling that they are not good enough. मैं उतना ठीक नहीं हूँ, तो that seriously damages their emotional and mental health. Okay, then however much they do, जितना भी करें, अभी के यूथ सुपर प्रोडक्टिव हैं, हमसे बहुत गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, मगर उनके दृष्टि में वो कौन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट सेल्फ इमेज सभी यूथ को उसके ऊपर भी काम करना है। जैसे वो अपने हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट, वैसे अपने सेल्फ इमेज को डेवलप करने के लिए काम करना है। और सेल्फ इमेज के लिए क्या होता है, दे नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल लुक अप टू देम। अभी यूथ ऐसे हैं हु आर सराउंडेड बाय पीपल हु मे नॉट लुक अप टू देम इन एनी मैनर। ओके, क्योंकि अगर अडल्ट्स देखते हैं, उनकी दृष्टि में यूथ कैसे होंगे? लेजी, स्लीपिंग ऑल द टाइम, कुछ काम के नहीं, ये क्या बनेगा? इवन द मोस्ट अकम्प्लिश्ड यूथ,
तो इसीलिए उनको बाहर जाके कुछ समाज की सेवा में लगना है. Actually, when they teach, we have seen very clearly that when they teach younger children, या बस्ती में जाके या गांव में जाके टीच करेंगे तो एक्चुअली देयर सेल्फ एस्टीम इंक्रीजेज अ लॉट, क्योंकि जो पढ़े हैं उसका कहीं पे तो उसका यूज़ है और अपने लाइफ का भी कुछ यूज़ है, ऐसा ये फील करना शुरू करते हैं. इंस्पिरेशन भी मिलता है. हाँ. तो तीसरी बात है इंस्पिरेशन. या सेल्फ इमेज के साथ साथ आता है इंस्पिरेशन. दे हैव टू नेसेसरली स्पेंड टाइम विद सम इंस्पिरेशनल लिटरेचर जो कुछ उनके सिलेबस में नहीं है. अभी कंप्यूटर साइंस एजुकेशन देखा जाए उसमें इंस्पायरिंग बात कुछ नहीं होती. यू विल हैव टू प्रोवाइड योर ओन इंस्पिरेशन. कुड बी स्वामी विवेकानंद का हो या कुछ अकम्प्लिश्ड पीपल का हो, मोर रीसेंट राइटर्स या जवान्स, सो मेनी आर्म्ड फोर्सेस, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज, और एंटरप्रेन्योर्स के स्टोरीज हैं. वैसे इंस्पिरेशन becomes very very important. That is what we've started doing on our channel also. We have a segment called Shaurigatha, which is about martyrs, fallen heroes who've given their life. That's the biggest sacrifice that you can do for this great country. So we do that every week, one story. Amazing. That's a great seva because that inspiration is very practical. तो प्रैक्टिकल इंस्पिरेशन के लिए भी उनको एफर्ट डालना है. तो 3 तरह के एफर्ट चाहिए. एक तो हेल्थ, दूसरा सेल्फ इमेज, तीसरा इंस्पिरेशन. ये एफर्ट वुड बी माय डायरेक्ट vision for all the youth of this country. And the other aspect, I was also thinking in terms of travel, because youth is the phase where you are very active. So when you travel, you actually gain a lot of experience and knowledge. Yes. So guided travel. One is of course vacation traveling, but the other one is guided travel. So there are so many beautiful places in Bharat where when you travel, you can actually learn a lot. About the culture, about culture, about otherwise they will just go कुएं का मेंढक की तरह हो जाएंगे, and they will also not see, they will think their life has the biggest problems. But when they actually go out and travel, they will see that actually life is very diverse. So many people are there even without basic things. That causes the inspiration to actually do something for the society. Right. And they will start educating themselves, getting skilled themselves along those lines in order to solve those problems. So these really help the youth of the country. And if someone hasn't done anything when it comes to spiritual or dharma, what is it that he or she can start with? I would definitely recommend travel. Yeah. Okay. भारत का दर्शन ऐसा है कि इट विल इंस्पायर यू. इसको परिव्राजक बोलते हैं. जब हम घूमते घामते हैं, backpacking. So it is, travel does not mean like vacation. You go and the same Starbucks, not like that. गांव जाना है, कुछ तीर्थ स्थल जाना है. You go to the Himalayas जा सकते हैं. लोगों से मिलना है. जब तरह तरह के लोगों से, डाइवर्सिटी इतना है, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं ना, they will get a practical inspiration. That is like a motivation for all kinds of sadhana. Otherwise, there is no motivation for any spiritual, growth. Because what is the meaning of that? One still does not have the context for any idea of growth. The only idea of growth is making some money. Very soon it hits a ceiling. उसके बाद उसमें ग्रोथ दिखता नहीं है. सैलरी बढ़ता है, मगर ग्रोथ दिखता नहीं है यूथ के मन में. तो ग्रोथ दिखना चाहिए तो उनको बहुत तरह के दृष्टि चाहिए. तो वो बहुत सारे लोगों से मिलने से होता है. बहुत सारे तरह तरह के लोगों से जाके मिलना है. इसीलिए बैकपैक करना है. तब ऑटोमेटिकली धर्म आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनका वो महसूस करेंगे कि धर्म एक है, सभी अच्छे ही हैं. वो महसूस करेंगे प्रैक्टिकली, नॉट जस्ट फिलोसफिकली. दूसरा है वो दैट विल हेल्प देम गो डीपर, क्योंकि ये सही है, वो गलत है. वो when they go encounter reality, then it becomes much more nuanced. Then they automatically go with it. It's like पेड़ जब बड़ा होता है, जो कुछ दिखता है वो बाहर का ही दिखता है, मगर एक्चुअली ग्रोथ कहाँ हो रहा है
नीचे सभी जगह जड़ फैल कर सभी और नेटवर्क्स फॉर्म कर रहे हैं. इट इज लाइक दैट. नर्वस सिस्टम वैसे ही वर्क करता है. ये डेंड्राइटिक नेटवर्क होता है, न्यूरल नेटवर्क्स. वो जब वो बढ़ना है तो बाहर का डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपोजर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन ये नेटवर्क बढ़ता है, उसी से देयर इज अ अवेकनिंग ऑफ डीपर इंटेलिजेंस. And Swami Vivekananda's concrete thing towards the society came when he was traveling. Right. He saw the poor people of the country, and that is when he felt deeply that he has to do something for them. Every youth will get awakened by the beauty and diversity of Bharat. And there will be a strong Whether conviction. you are a spiritual person, religious person, no introduction, not a problem. When you just travel, you automatically imbibe many of those things. Then practically a conviction जाग उठता है कि कुछ करना है. That is a great life. वो आत्मा से महान आत्मा हो गई. My final question is, अनादि गुरुकुलम का ultimate objective क्या है? Is it only the education, or the larger objective is something else? The larger objective, if we see, there are two parts. One is spiritual. That is to help everyone experience fulfillment. वही वो अनादि तत्व है. हम आदि अंत के अपार हैं. वो तत्व कैसे हर एक जाने, अनुभव करे, वो अनुभूति देना एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है. प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो भारत धार्मिक दृष्टि है, जो कैसे हम भारतीय साइंटिस्ट बनाएं, जो एंशियंट साइंसेस और मॉडर्न साइंसेस को जोड़ के धार्मिक दृष्टि से काम आगे बढ़ाएं और भारत को विकसित बनाए, भारत को विश्वगुरु बनाए. तो वो प्रैक्टिकल इंडियन साइंटिस्ट गाइडेड बाय धर्म. तो उसके लिए ज्ञान चाहिए और उसके लिए करिकुलम जो है वैसा होता है. एंशियंट साइंसेस होता है, मॉडर्न साइंसेस होता है और ऐसा ग्लोबल एक्सपोजर भी होता है. तो दैट इज द प्रैक्टिकल दृष्टि. तो एक आध्यात्मिक दृष्टि और दूसरा व्यवहारिक प्रैक्टिकल धार्मिक दृष्टि. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमें. इट वाज ट्रूली एन एनलाइटनिंग सेशन. वेरी वेरी हैप्पी बीइंग हियर. और आपको भी हमारा अभिनंदन.